नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, पर्यवेक्षक दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। जी हां, एमपी के लिए पर्यवेक्षक दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और एक ही प्लेन से आ रहे हैं पर्यवेक्षक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ सभी पर्यवेक्षक मौजूद हैं। बता दें, ये पर्यवेक्षक पहुंचेंगे भोपाल और उसके बाद 1-to-1 चर्चा विधायकों से इनकी होगी। 1-to-1 चर्चा के बाद जो है आज शाम में विधायक दल की बैठक रखी गई है, जो बेहद ही खास होगी। सीएम के नाम पर चर्चा होगी और नाम तय किया जाएगा। उससे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फोटो सेशन होगा, लंच होगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। और आज ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से कि आज जो सस्पेंस बना हुआ है अब तक, वो आज सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। आज नाम पर मुहर लग जाएगी और ऐसे भी कयास है कि 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए जा सकते हैं और इसी को लेकर के आज बैठक होनी है। ये भी हो सकता है डेप्यूटी सीएम पे भी आज ही फैसला हो जाए और वो भी नाम सामने आ जाए। हालांकि वो देखने वाली बात होगी, पर सीएम फेस पर लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है। दिल्ली दरबार में लगातार बैठकें हुई, दिग्गज जुटे और लॉबिंग भी हुई। सब नेता पहुंचने लगे दिल्ली, बैठकों में शामिल हुए, मेल मुलाकात करने लगे। उसके बाद जरूरी हो गया, चूंकि एक प्रोसेस हमेशा बीजेपी के द्वारा कहा जाता है कि एक प्रोसेस के थ्रू ही गुजरती है बीजेपी और वो प्रोसेस को फॉलो करती है। तो ये प्रोसेस यही है कि आखिर केंद्र में जो चर्चाएं हुई, उसके बाद पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और अब पर्यवेक्षकों की चर्चा, खास बैठक विधायक दल के साथ। अब ये बैठक होगी और इसमें नाम तय हो जाएगा। विधायक दल की बैठक 4 बजे है। केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं और जल्दी ही विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नवनिर्वाचित विधायक यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा। और बात करें हम कयासों की, देखिए बहुत सारे नाम सामने चल रहे हैं और इसी में प्रहलाद पटेल का नाम भी सामने चल रहा है। तो अब प्रहलाद पटेल का स्वागत किया गया है, समर्थकों ने स्वागत किया है, फूलमाला गुलदस्ते देकर के स्वागत किया गया। उत्साह में नजर आ रहे हैं समर्थक प्रहलाद पटेल के। उनको उम्मीद है कि प्रहलाद पटेल के नाम पर मुहर लगेगी और उत्सुकता, उत्साह जो है समर्थकों में चरम पर है। ये आप तस्वीरें देखिए, गुलदस्ता देकर के स्वागत बंगले पर किया गया है प्रहलाद पटेल का और समर्थक बहुत ही उत्साहित हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। आज शाम को जो फैसला आएगा उसका इंतजार किया जा रहा है और पूरी उम्मीद इन समर्थकों द्वारा लगाई जा रही है कि शायद प्रहलाद पटेल के नाम पर ही मुहर लगेगी। इसी बीच ये समर्थकों का जमावड़ा, बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे, फूलमाला पहनाते हुए नजर आए और गुलदस्ता देते हुए नजर आए, स्वागत करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने, प्रहलाद पटेल का जोरदार स्वागत किया गया। समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे, गुलदस्ता दिया गया, फूलमाला पहनाई गई और बड़ी संख्या में यहां पर समर्थक पहुंचे। तो आज विधायक दल की बैठक भी होनी है और उसी में तय होगा कि आखिर प्रदेश का मुखिया कौन होगा। उससे पहले जो हैं नेताओं के जो समर्थक हैं, दिग्गजों के जो समर्थक हैं, वो उत्साह में नजर आ रहे हैं और उत्साह ही है ये कि गुलदस्ता पहले ही देना, फूलमाला पहनाना, कहीं ना कहीं पूरी उम्मीदें हैं और उनको लगता है कि शायद इसी नाम पर मुहर लगेगी। इससे पहले ही, जीत से पहले ही जश्न हम कह सकते हैं इसे। तो ऐसी ही कुछ ये तस्वीरें हैं। हालांकि अभी सिर्फ कयास ही है और कयासों का दौर जो इतने दिन से चल रहा है, कुछ घंटे और चलेगा। विधायक दल की बैठक होगी और कितनी देर ये बैठक होगी, आखिर कितना लंबा मंथन ये चलेगा। हालांकि औपचारिकता ही है ये, चूंकि तय तो सब कुछ है, हम औपचारिकता ऐसे कह सकते हैं। और बस तय होगा नाम और उसके बाद सभी के सामने होगा कि आखिर मुखिया प्रदेश का कौन होने वाला है। उससे पहले समर्थकों में खूब उत्साह। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जो तस्वीरें हम समर्थकों की देख रहे हैं, आखिर क्या नाम दे इसे हम? जीत से पहले उत्साह बोले इसे हम? सीएम की भी गुंजाइश होती है, तो डिप्टी सीएम में आदिवासी
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो बम्पर जीत मध्य प्रदेश में मिली है उससे जो है वो कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और अब सबकी निगाहें टिकी हुई है पर्यवेक्षक दल के निर्णय पर, या कहें कि विधायक दल की बैठक के बाद क्या निर्णय होना इस बात पर। मैं स्टेट हैंगर पर मौजूद हूं, देख सकते हैं तस्वीरें मैं सीधी दिखाऊंगा कि बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं और जिस थीम पर मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ उसी थीम पर जो है वो आगे भी काम हो रहा है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम जो पदाधिकारी हैं वो अब स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो पर्यवेक्षक दल जो है वो यहाँ पहुंचने वाला है। तो उसकी जो तैयारियां जो है वो तमाम की गई थी, उनके स्वागत की, युवा मोर्चा को उनके स्वागत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में फूल माला और बुके लेकर पहुंचे, महिला कार्यकर्ता यहाँ पहुंची है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो अब पूरी हैं। बीजेपी दफ्तर में जिस तरीके से उसमें सजावट की गई है, क्योंकि 4 बजे जो है वो बैठक होनी है और मैं आपको बता दूं अब से कुछ देर बाद जो पर्यवेक्षक है वो यहाँ पहुंचने वाले और उसके बाद सीधे वो बीजेपी दफ्तर जाएंगे जहां कोर कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी और उसमें वो शामिल होंगे और उसके बाद वह जो है वो मुख्यमंत्री आवास भी जाने का प्लान है, वहां पर भी वो जाएंगे। और उसके बाद जो 4 बजे है, 4 बजे जो बैठक आयोजित की गई, 1 बजे से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है बीजेपी दफ्तर में शुरू होगा, जो 3 बजे तक चलता रहेगा। 3 बजे के बाद जो है वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। भोजन आदि की व्यवस्था भी आज प्रदेश कार्यालय में की गई है। तो 3:50 पर यह बैठक शुरू हो जाएगी और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 बजे तक जो बैठक है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर जो है वो अंतिम मोहर लग जाएगी। आप लगातार नजर बनाए रखिए आज की बैठक पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं आर्टिकल 370 पर आज बड़ा फैसला होने वाला है। सीजीआई ने फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखाते हैं। This is made, the onus shifts to the union to justify that the exercise of power had a reasonable nexus with the object of the proclamation, and C, the exercise of power by the President for everyday administration of the state is not ordinarily subject to judicial review. The argument of the petitioners that the union government cannot take actions which have irreversible consequences when a proclamation under Article 356 is in force is not accepted. The power of the legislature of the state under Article 357 to repeal or alter or amend a law enacted by Parliament in exercise of the power of the legislature of the state must be read in the context of the amendment introduced by the Constitution, 42nd Amendment Act 1976. Before the amendment, the law to the extent of incompetency would automatically cease to exist after a buffer period and actions done were expressly saved. However, an express repeal by the competent legislature is required for the law to cease to exist after the amendment. The repealing statute would in such case make provisions for actions taken during the subsistence of the legislation. The observations in Krishna Kumar Singh on whether the consequence of an ordinance can subsist even after the ordinance ceases to exist cannot be transposed to interpret the limits of Article 356 because an ordinance which has the effect of a law by its very nature has a limited life. The argument of the petitioners that Parliament can only assume the lawmaking powers of the legislature of the state when the proclamation under Article 356 is issued is not accepted. The purpose of Article 357 is to ensure that while exercising the powers of the legislature of the state pursuant to a declaration under Article 356(1), Parliament, or as the case may be, the President, are not impeded by an absence of competence which would have impeded the exercise of a similar power in the absence of a proclamation under Article 356. Further, Article 357 does not contain a non-obstante provision which overrides Article 356. To interpret Article 357(1) as a restriction on Article 356(1)(b would be to read in a restriction which the plain terms of the Constitution do not provide. As held above, the exercise of power after a proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review, and immunity from judicial scrutiny does not attach to the exercise of constitutional powers of the legislature of the state. The court, while judicially reviewing the exercise of power, can determine if the exercise of the constitutional power of the legislature of the state by Parliament has a reasonable nexus with the object sought to be achieved by the proclamation. The next issue is whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India,
We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast, the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. It is reiterated in Section 3 of the Constitution of Jammu and Kashmir, which is unamendable. Sixth, the preamble of the Constitution of Jammu and Kashmir, Sections 3, 5 and 147 of the State Constitution, coupled with Article 1 of the Constitution of India, read with the first schedule, as well as Article 370, indicate in no uncertain terms that a system of subordination as understood by the definition of sovereignty exists by which the state is subordinate to the Indian Constitution first and only then to its own constitution. Seventh, all states in the country have legislative and executive power, albeit to differing degrees. The Constitution accommodates concerns specific to a particular state by providing for arrangements which are specific to that state. Articles 371A to 371J are examples of special arrangements for different states. This is a feature of asymmetric federalism, like Article 370, which became applicable to Jammu and Kashmir on the adoption of the Constitution. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. And eighth, the limited question before the Constitution bench in its decision in Premnath Kaul was whether the monarch held plenary legislative powers after the Constitution of India as it applied to Jammu and Kashmir was adopted in the state, but before the Constitution of Jammu and Kashmir was adopted. A decision is an authority for the proposition which it decides. The question whether the state of Jammu and Kashmir retains sovereignty upon integration with the dominion of India did not arise in that case. The next issue which we have addressed is the challenge to Constitutional Order 273, CO 273. To answer this issue, we had to decide on two issues. One, whether Article 370 is a temporary provision, and two, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second,
a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. C. We have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. D. On the second question of the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370, we have held that the power of the President of India under Article 370, Clause 3, to issue a notification declaring that Article 370 ceases to exist, subsists even after the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir for the following reasons. First, the proviso to Article 373, that is Clause 3, encapsulates the process by which the Indian states could ratify the Constitution of India. The ruler of each Indian state had to issue a proclamation ratifying the Constitution on the recommendation of the Constituent Assembly, where such body existed. In states where the Constituent Assembly was not convened by then, the ruler of the state had to issue a proclamation accepting the Constitution. When a Constituent Assembly was convened in those states, the Constituent Assembly could make a recommendation for the modification of the Constitution as it applied to the state, and such a recommendation would be earnestly considered, into inverted commas, earnestly considered by the Union. The words recommendation of the Constituent Assembly referred to in Clause 2 shall be necessary before the President issues a notification, as it appears in the proviso to Article 370, Clause 3, and must be read in this context. Thus, the recommendation of the Constituent Assembly to begin with was not binding on the President. Second, at the time of the framing of the Constitution of India, it was obviously within the contemplation that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed for framing the Constitution for the state. It was not intended to be a permanent body, but a body with a specific remit and purpose. The power conferred by the proviso to Article 370, Clause 3, was hence something which would operate in a period of transition when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed and was in existence pending the drafting of the state constitution. Third, when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir ceased to exist, only one of the special circumstances for which the provision was introduced ceased. However, the other circumstances, that is the special circumstances because of the situation in the state of Jammu and Kashmir, for which Article 370 was introduced, subsisted even after the Constitution. हम आपको बता रहे हैं तो 370 हटाने पर यह बड़ा फैसला जो है लिया गया है। आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है, ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 370 से जुड़ी, अनुच्छेद 370 से जुड़ी सभी जज एक फैसले पर सहमत हैं। याचिका को चुनौती नहीं है, सीजेआई ने ऐसा कहा है, याचिका को चुनौती नहीं है। आप सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, पूरे ही मामले में ज्यादा क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज जिस तरह से 370 के मसले को लेकर जिस तरह से आज एक बेहद महत्वपूर्ण जो एक फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा है, और जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ कुल 5 जजों की जो संवैधानिक बेंच जो है जो इस मामले पर आज फैसला सुना रही है, तो इस मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं उन तमाम महत्वपूर्ण टिप्पणियों को मैं बताना चाहूंगा, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी, इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था। इसके साथ ही 370 एक अस्थायी प्रावधान है, अस्थायी नहीं। देखिए, इस शब्द के इस जो टिप्पणी के कई मायने निकाले जा सकते हैं और इसको समझा जा सकता है। इसके साथ ही
जिस तरह से 370 को निरस्त करने से पहले संविधान सभा की सिफारिश आवश्यकता नहीं थी, ये टिप्पणी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में जो 16 जो नई तारीखों पर जिस तरह से बाकायदा सुनवाई हुई थी, जिसमें कि विशेष तौर पर 5 अगस्त साल 2019 को जिस तरह से इस मामले में जो फैसला जो है उसको सुरक्षित रख लिया गया था, आज उस मामले पर आज फैसला सुनाया जा रहा है और थोड़ी देर के बाद सारी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, जो तमाम जो फैसले पहले सुनाए गए थे इस मामले पर जो पहली जो दलीलें दी गई थी, उन दलीलों में इस बात पर विशेष तौर पर जोर दिया गया था कि इन सरकार की तरफ से बताया गया था कि धारा 370 को जब वहां से हटाया गया तो किस तरह से वहां पर विकास हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से वहां के आवाम के बीच में एक शांति बहाली हुई। तो इन तमाम मसलों पर विस्तार से दलीलें दी गई थी और 16 तारीखों पर जो सुनवाई हुई है उसी को आधार बनाते हुए आज फैसला सुनाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि अभी जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण एक टिप्पणी की गई और चीफ जस्टिस के द्वारा एक टिप्पणी की गई कि केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि संसद या राष्ट्रपति की उद्घोषणा के तहत किसी भी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यहां पर सबसे बड़ा सवाल था कि जिस तरह से कई जो याचिकाएं दायर की गई थी और उन याचिकाओं के तहत कहा गया था कि आखिर कैसे 370 को अचानक जो अनुच्छेद 370 है कैसे उसको अचानक हटा दिया जाता है, क्या देश के संविधान को जो संवैधानिक प्रक्रिया है इसको किस तरह से वहां से नजरअंदाज किया गया। तो इसमें साफ तौर पे कहा गया कि देखिए, सब जो भी काम हुआ था वो तमाम चीजें संविधान के तहत हुआ, कानून के तहत हुआ है और उन तमाम प्रावधान के बारे में जिक्र किया गया। और इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में आज एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों की सीमाएं होती हैं। इसके साथ ही घोषणा के तहत राज्यों की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय कानूनी चुनौतियों के अधीन नहीं हो सकता है, इससे अराजकता फैल सकती है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस इंडिया ने यह भी कहा कि दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार किया, क्योंकि इसे याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज जो एक महत्वपूर्ण फैसला जो है आज वो आने वाला है। जिस तरह से इस मामले में आप जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आप जो फैसला जो है वो सुना रहे हैं, जिस तरह से अपनी टिप्पणियां जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस मामले में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फैसले अलग अलग लिखे गए हैं। जो आज जो फैसला सुनाया जा रहा है वो फैसले अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन सबका निष्कर्ष जो है एक उस पर एक सहमति बनी हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस मामले पर फैसला सुनाना शुरू कर चुके हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह मेरा है, माने कि वो अपना सुना रहे हैं कि वो उनके तरफ से क्या फैसला है। और इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस गवई, इसके साथ साथ जस्टिस कौल की सहमति वाली राय है। जस्टिस संजीव खन्ना से उन दोनों की सहमति जताई है। और इसके साथ कहा जा सकता है कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 को लेकर पिछले काफी समय से चर्चाएं चल रही थी, कोर्ट में तमाम दलीलें चल रही थी, उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा फैसला जो है कोर्ट से आ रहा है। और इस वक्त में एक महत्वपूर्ण एक ब्रेकिंग देना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्वारा 370 को निरस्त करने का आदेश संवैधानिक तौर पर कानूनी रूप से सही है। देखिए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी कही जा सकती है। चीफ जस्टिस इंडिया के द्वारा एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा 370 को निरस्त करने का जो आदेश संवैधानिक तौर पर लिया गया था वो कानूनी रूप से सही है। यानी कि जो भी याचिकाएं दायर की गई थी उन याचिकाकर्ताओं को एक कहा जा सकता है कि उसको खारिज करने का एक सांकेतिक तौर पर एक जवाब मिल चुका है। लेकिन इस मामले पर फैसला अभी सुनाया जा रहा है, फैसला देने की जो कार्रवाई है वो चल रही है, इसलिए पूरे जो टिप्पणी जब तक नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक तौर पर आज कोर्ट के द्वारा ये बता दिया गया है कि जिस तरह से असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के राष्ट्रपति के फैसले पर अपील
अपील में नहीं बैठ सकते हैं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन्होंने कहा है कि निरस्तीकरण को दुर्भावनापूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है। तो और इस पूरे लाइन को अगर समझा जा सकता है कि एक लाइन में पूरी जो फैसला है वो एकदम स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा 370 जो अनुच्छेद है उसको निरस्त करने के राष्ट्रपति के फैसले पे अपील में वो नहीं सुना सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो 370 को हटाने का मकसद जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। और देखा जाए जिस तरह से साल 2019 में जो एक फैसला लिया गया था 5 अगस्त 2019 को, अपने आप में बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस तरह से विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जो जिस तरह से वहां पर तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको बेहतर करने का प्रयास किया गया, तो उन तमाम मसलों को ध्यान में रखे कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी उसी मामले पर आज कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। और इस वक्त में जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक कड़ी कही जा सकती है, जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी चीफ जस्टिस को के द्वारा दिया गया, उसमें उस लाइन को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के राष्ट्रपति के फैसले पर अपील में नहीं सुना सकते हैं। इसके साथ ही निरस्तीकरण को दुर्भावनापूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। और इसके साथ साथ इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि हम 370 को निरस्त करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते हैं, यानी कि जो 370 अनुच्छेद को खत्म किया गया था इसमें किसी भी कोई गलत सोच नहीं थी उसको हटाने का, या उसको ऐसा कोई दुर्भावनापूर्ण ऐसी सोच नहीं थी। तो ये भी टिप्पणी अपने आप में साफ तौर पे बताती है कि किस तरह से 370 के मामले पर जो तमाम दलीलें दी गई थी कोर्ट में, तमाम जो सुनवाई हुई, और उसके बाद जिस तरह से कोर्ट का एक फैसला आ रहा है, तो इतना स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के फैसले पर एक तरह से कहीं न कहीं वो मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो है टिप्पणी का जो जिस तरह से बाकायदा आ रही है, तो पूर्ण तौर पर वो उन तमाम दलीलों को अब बताया जा रहा है। दलीलों के मसले पर जो फैसले की जो पॉइंट जो है वो लगभग क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले पर अब साफ हो गया है लगभग कि इस जो धारा 370 से संबंधित जो तमाम याचिकाएं उस पर दायर की गई थी, तो उन तमाम याचिकाओं को कोर्ट ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है। कोर्ट के द्वारा उन तमाम मसलों पर एक बड़ा फैसला जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। और साफ तौर पे समझा जा सकता है कि 370 को हटाने का मकसद जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए है, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर में पहले जिस तरह से हालात थे, जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस तरह से सिचुएशन बने थे, तो उस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और इस मामले को और बेहतर तरीके से समझते हैं जिस तरह से बाकायदा इस मामले पर केंद्र सरकार का रुख है, जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में वहां पे कार्रवाई हुई, जिस तरह से बाकायदा वहां पे कहा जा सकता है वहां विकास के लिए काम किया गया था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मसलों को ध्यान में रख के आज फैसला सुनाया जा रहा है। और आज का ये जो फैसला है कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जी, वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला और ऐतिहासिक हम इसे कह सकते हैं। और साफ तौर से सीजीआई ने जिस तरह से जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मतलब कोई आंतरिक संप्रभुता इसमें नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि इतना बड़ा फैसला जब आ रहा है तो आखिर जो इतनी बड़ी संख्या में याचिकाकर्ता लगे हुए थे, आखिर उनका अब क्या? देखिए, याचिकाकर्ता की अगर बात हो रही है तो इसमें एक सबसे एक महत्वपूर्ण नाम मैं बताना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान में वकील भी रहे हैं, कपिल सिब्बल। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उनके ट्वीट के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि वो उनको कपिल सिब्बल जो है पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि जो कुछ लड़ाइयां जो होती हैं वो लड़ने के लिए की जाती है। और जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर बात करें तो जस्टिस संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है इस पूरे मामले में आज जो है फैसला जो है वो सुना रहे हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 16 दिनों की ये सुनवाई होने के बाद 5 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था, आज इस मामले में फैसला सुनाया जा रहा है। और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि वकीलों की अगर बात करें तो इस मामले की सुनवाई के दौरान में धारा 370 को निरस्त करने का बचाव करने वालों और केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अगर वकीलों की अगर बात करें तो अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि,
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सहित हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और इन तमाम बड़े वरिष्ठ वकीलों ने अपने केंद्र सरकार की तरफ से जो दलीलें जो हैं वो उनके द्वारा दिया गया। और दलील देने के बाद इस मामले में बताया गया था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए, जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम के लिए 370 को हटाना और वहां पर विकास के कार्यों को करना किस तरह से वहां पर जरूरी था। तो इन तमाम मसलों पर बाकायदा विस्तार से कोर्ट में दलीलों के दौरान में बताया गया। और इस वक्त में जो फैसला सुनाने का